Before watching this video, subscribe our channel, press on bell icon to get more updates. एफेड्रीन, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। ये हमारी लोकल एनेस्थेटिक्स की लास्ट ड्रग है और दूसरी बात ये है कि जो नेशनल एसेंशियल मेडिकल लिस्ट है जिसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियोस बना रहा हूँ 2018 की, उसमें इस ड्रग से पहले एड्रेनालिन और लिग्नोकैन के मिक्सचर या फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के ऊपर भी लेबल है जो कि नेशनल एसेंशियल मेडिकल लिस्ट में आती है, लेकिन उनके ऊपर मैं वीडियोस या आने वाली जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की वीडियोस है वो मैं ये सबको सिंगल ड्रग्स को ख़त्म करने के बाद दोबारा से नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा। इसलिए मैं लिग्नोकेन और एड्रेनालिन वाली जो वीडियो है जो कि नेशनल एसेंशियल मेडिकल ड्रग लिस्ट में आती है उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। उसको मैं इन सबको सिंगल ड्रग्स वाली वीडियोस को कंप्लीट करने के बाद बनाऊंगा। और इससे पहले मैंने जो जनरल एनेस्थेटिक्स है उसमें मेडिसिनल गैसेस जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन थी उसको भी स्किप किया। आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो आज की वीडियो है एफेड्रीन के ऊपर। एफेड्रीन क्या है और एफेड्रीन के बारे में हमें किस किस चीज़ की इंडिकेशन है, इसकी फार्माकोलॉजी क्या है, हम इस सबको डिस्कस करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तलहा मिराज है और ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। अगर आपने मेरे से किसी भी किस्म का रब्ता करना हो तो आप इन दी गई आईडीज पे कर सकते हैं। ड्रग का जेनेरिक नेम एफेड्रीन, ड्रग का केमिकल नेम 1R-S2 2-मिथाइल अमाइनो 1-फिनोल प्रोपानोल। ये ये और ये दो साइट्स हैं, ये ड्रग की चायरल साइट्स हैं या इसके स्टीरियो सेंटर्स हैं। स्टीरियो सेंटर या चायरल साइट उस चायरल कंपाउंड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसके कोई अगर फॉर इंस्टेंस एक सेंट्रल पॉइंट है तो उसके हर बॉन्ड या चारों साइडों के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो। तो इसलिए हम इनको जब इनकी नंबरिंग करते हैं तो इसलिए हम इनको खास नंबर देते हैं जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। एक को हम देते हैं अगर दो हो तो 1 और 2। इसी तरह अगर कोई ये अगर हम इसको डिस्कस करें, एक कार्बन एटम ये हो गया, एक कार्बन एटम ये हो गया और एक कार्बन एटम ये हो गया ये। तो अगर हम इन सब को आपस में डिस्कस करें, एक एक दो और ये तीसरा, तो इसके अंदर ये इसको जब हम डिस्कस करेंगे तो ये इनकी जो स्पेसिफिक किस्म की जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है उसके अंदर फिर हम इसको दो कार्बन एटम्स को जब डिस्कस करते हैं, जो दो कार्बन एटम अगर वो राइट साइड को मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू देयर मोलिक्यूलर मोलिक्यूलर नंबर, तो जो उसका अकॉर्डिंग टू देयर मैस नंबर, तो उसके अंदर जो हायर नंबर वाला मैस होता है तो उसको हम राइट साइड पे वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है और जो दूसरा होता है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो इसी तरह ये इसको इसी तरह ये जो 2 है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए है और ये जो 1 है ये क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए है एस सिनिस्टर, और आर जो उनसे है वो रिटस ये लेफ्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये राइट को रिप्रेजेंट करता है। ये काफी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब फार्म डी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो तब उसके अंदर ये स्टीरियो आइसोमर्स, डाई आइसोमर्स, इनएंटियोमर्स को डिस्कस करते हैं। तो इसलिए ये जो सा ये इसका नॉर्मल क्रिएचर के लिए है R1S2S। तो ये इसका ये नॉर्मल क्रिएचर को डिस्कस करने के लिए है कि इसका नॉर्मल क्रिएचर ऐसे है। और फिनाइल अमाइनो 1-प्रोपानोल, इसलिए ये अभी इस हमारे वीडियो का टॉपिक नहीं है इसलिए मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। जो सूडो एफेड्रीन है वो भी इसका सेम स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो भी इसका थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि वो यहाँ पे अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है। सूडो एफेड्रीन में यहाँ पे लाइंस आ जाती है जब हम उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, तो इसलिए वो 1S और 2S हो जाता है। और वो जब हम आगे सूडो एफेड्रीन के ऊपर वीडियोस बनाएंगे तो तब हम उसको डिस्कस करेंगे। इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही आप समझ लेंगे ये आर इस चीज आर किसको रिप्रेजेंट करता है और एस किसको रिप्रेजेंट करता है। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो C10H15NO, मॉलिक्यूलर वेट 165.23 ग्राम पर मोल। और ड्रग कैटेगरी की बात करें अल्फा बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और इनडायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स।
डिस्क्रिप्शन की बात करें तो एफिड्रीन जो है वो वेस्टर्न लिटरेचर में हमें सबसे पहली बार 1888 के अंदर मिलता है। और ये एफिड्रा प्लांट जो कि अंडरग्राउंड प्लांट जो कि अंडर वाटर प्लांट होता है उसके अंदर हमें मिलता है। और इसका सूडो एफिड्रीन इसका एक कंपोनेंट है, अल्कोलाइड है। दूसरा एफिड्रीन इसका अल्कोलाइड है। और एफिड्रीन इज एन एडिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। ये और ये वैसो कंस्ट्रिक्शन के लिए, वैसो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं कि जो वेसल्स होती हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है। पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं कि जब हार्ट बीट जो है उसको इंक्रीज किया जाता है तो उसे पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। और पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट, इनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं कि जो हार्ट की जो स्ट्रेंथ है, जिस पावर के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो अगर इंक्रीज हो तो उसे पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट करते हैं। ये तीन इफेक्ट्स हैं जो कि एफिड्रीन बॉडी के ऊपर या हार्ट के ऊपर एग्जर्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। इसका बुनियादी तौर पे तरीका है कैसे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। एफिड्रीन एंड फिनाइल एफिड्रीन स्टिल कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट हाइपोटेंशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक, पॉजिटिव इनोट्रोपिक और वैसोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट की वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। और लेकिन अब इनका यूज कम हो गया है क्योंकि अब मोर सिलेक्टिव एडिनर्जिक एगोनिस्ट आ चुके हैं। और इसकी जो सी अप्रूवल थी वो एफडीए ने 19 अप्रैल 2016 में दी थी। और ये 7 टाइप एफडीए अप्रूवल थी। वो एफडीए के 5 7 अप्रूवल टाइप्स होती हैं, किस कैटेगरी के अंदर उसको अप्रूवल दी जाती है ड्रग्स को, तो ये उनमें से 7 टाइप अप्रूवल थी। अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो इसके कंटेंट में इंजेक्शन आता है 30 mg पर 1 ml, और टैबलेट आती है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिर्फ 30 mg पर बाय 1 ml का इंजेक्शन और 30 mg की टैबलेट मौजूद है। ये 50 और 5 mg पर ml वाले इंजेक्शन जो है पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ये यूएसए के अंदर अवेलेबल। अगर हम इसकी फार्माकोलॉजी की बात करें तो ये सिम्पैथोमिमेटिक अमीन है जो कि एडिनर्जिक रिसेप्टर्स को इंक्रीज करता है, जैसा कि मैं पहले बताया, जो हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, हार्ट रेट को, और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, और वैसो डायलेशन कोज करता है। और इसकी जो थेराप्यूटिक विंडो है वो वाइड है। और इसकी डोज जो है वो 5 mg से लेके 50 mg तक दी जा सकती है। और पेशेंट जो उनसा उसको प्रेशर इफेक्ट जो सिम्पैथोमिमेटिक अमीन का होता है वो दिया जाता है। और इसके अंदर टेकाफ्लेक्सिस का भी रिस्क है। टेकाफ्लेक्सिस कहते हैं कि अगर आप एक किसी पेशेंट को डोज देते हैं और अचानक उस डोज का असर उसके ऊपर कम हो जाता है नेक्स्ट डोज के टाइम, या एक्यूट टॉलरेंस जिसे हम कहते हैं, तो उसको हम टेकाफ्लेक्सिस कहते हैं। इसको मैं भी आगे अगली स्लाइड्स में डिस्कस करता हूँ। एफिड्रीन जो है वो टेम्पररी हमें रिलीफ देता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में। इसीलिए जो अक्सर चीजें हैं, अक्सर जो ड्रग्स हैं जो नेजल डिस्कंजक्शन के लिए यूज होती है, उसके अंदर एफिड्रीन यूज होती है, सूडो एफिड्रीन। और ये चेस्ट टाइटनेस और विजिंग जो ब्रोंकोलस्थमा उसके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है। और एफिड्रीन जो है वो और भी काफी सारी कंडीशंस के अंदर यूज होता है। ये इसमें डीकंजेस्टेंट का भी और ब्रोंकोडायलेटर का। और ये जो आगे फिर जिक्र है। और उसके बाद जो स्वेलिंग होती है वेसल्स की, जब ये वेसल्स इंक्रीज हो जाती है इनके साइज में, और वेसल्स की को स्वेल कर जाती है, तो उसको भी रिड्यूस करता है ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके। और नेजल पैसेज की और एयरवेज की ओपनिंग करता है, और इससे सांस लेने में आसानी आती है। इसकी फार्माकोलॉजी। अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो एफिड्रीन है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिम्पैथोमिमेटिक एक्शन है। और एफिड्रीन जो है ये एक्टिवेट करता है एडिनर्जिक अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स, और उसके साथ साथ ये इनहिबिट कर देता है नोर एपिनेफ्रीन, जिसे हम नोर एड्रीनलिन भी कहते हैं, उसकी रीअपटेक को। और ये इस तरह ऐसे करता है कि ये जो इसकी वजह से जो नोर एपिनेफ्रीन है या जो नोर एड्रीनलिन है उसका वेसल्स के अंदर जो अमाउंट रिलीज होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और जिसकी वजह से जो नोर एपिनेफ्रीन है उसकी साइनेप्सिस के अंदर वॉल्यूम या लार्ज क्वांटिटीज आ जाती हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और ये इस तरह ये इंक्रीज स्टिमुलेशन होती है इसकी सिम्पैथोमिमेटिक की नर्व वेसल्स में लार्ज टाइम तक। और ये एफिड्रीन जो है ये अल्फा ए रिसेप्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर जब ये बाइंड करता है तो इसकी वजह से
वेन्स की कंस्ट्रिक्शन होती है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। और जब ये अल्फा और ये जब बीटा वन के साथ बाइंड करता है एडिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ, तो ये कार्डिक क्रोनोट्रोपी को और इनोट्रोपी कार्डिक क्रोनोट्रोपी को इंक्रीज करता है। कार्डिक क्रोनोट्रोपी कहते हैं कि जो हार्ट रेट है उसको, और इनोट्रोपी की स्टिमुलेशन को इनोट्रोपी स्टिमुलेशन को भी इंक्रीज करता है बी के ऊपर एक्ट करके। और ये बी बीटा बीटा टू एडिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके, जिसकी वजह से जो ब्रोंकोडाइलेशन है वो हो जाती है। अगर हम इसके अंदर बात करें इसका डायरेक्ट एक्शन, तो डायरेक्ट एक्शन यानी कि ये डायरेक्टली कैसे काम करता है, डायरेक्टली ऐसे काम करता है, ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड कर देता है और इसकी जो उनसी है इनहिबिट कर देता है इसके नोरेपिनेफ्रिन के इसको रीअपटेक को, जिसकी वजह से उसकी अमाउंट जो है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाती है। और ये जैसे ही उसकी अमाउंट बॉडी के अंदर इंक्रीज होती है नोरेपिनेफ्रिन की नर्व वेसल्स के अंदर, और ये साथ इसी और जिसकी वजह से बॉडी के अंदर काफी ज्यादा जो अमाउंट होती है नोरेपिनेफ्रिन की वो प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से ये पूरे प्रोसेस के थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट को इंक्रीज करता है एफिड्रिन। अगर हम इसकी ऑब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसकी जो सी मैक्स है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड, वो 79.5 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है। और इसकी जो टी मैक्स है वो यानी कि जो टोटल टाइम है जिसके अंदर इसकी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अचीव हो जाती है वो 1.81 आर है। और इसकी बायो अवेलेबिलिटी ब्लड के अंदर 88% है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो एफिड्रीन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो कि इसकी प्रोटीन बॉन्डिंग ह्यूमन ब्लड सीरम के ह्यूमन जो सीरम एल्बुमिन है उसके साथ 4.9% है, प्लस माइनस 0.3%, ये इतना बॉन्ड करता है। मेटाबॉलिज्म की बात करी जाए तो इसका जो लार्जली बॉडी के अंदर है वो अनमेटाबोलाइज रहता है बॉडी में। और एफिड्रीन जो है वो एन डी मेथाइलेटेड टू नोर एफिड्रीन, यानी कि ये जब एफिड्रीन की डीमेथाइलेशन होती है और ये नोर नोर एफिड्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और डीमेथाइलेशन और डी अमाइनेशन के बाद यानी कि डी अमाइनाइज होके ये बेंजोइक एसिड के कॉन्जुगेट्स बना देता है और 1,2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल बेंजीन भी क्रिएट करता है। ये इसका मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन है। इस तरह से इसके जो मेटाबोलाइट्स है उसमें नोर एफिड्रीन, बेंजोइक एसिड कॉन्जुगेट्स और 1,2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल बेंजीन होते हैं। अगर हम इसकी एक्सक्रीशन की बात करें तो 60 to 77% यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन होती है। अगर हम इसके रूट ऑफ एलिमिनेशन की बात करें तो ये मेनली जो सा यूरिन के थ्रू एलिमिनेट होता है, और इसके अप्रोक्सीमेटली 60% जो इसका सब्सटेंस होता है वो अनमेटाबोलाइज होता है, और 13% जो है वो बेंजोइक एसिड कॉन्जुगेट्स और 1% जो है वो 1,2 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपाइल बेंजीन इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। अगर हम इसके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ओरल एफिड्रीन का जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो 215.6 लीटर होता है। क्लियरेंस की बात करें तो 23.3 लीटर पर आर इसकी रेट ऑफ क्लियरेंस है। और अगर हम इसकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ की बात करें तो इसकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ 2.5 to 6 आवर्स होती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन। इंडिकेशन की बात करें तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ और फिर बता देता हूँ कि जब एपिड्यूरल और स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, तो उसको रिवर्सल के लिए हम, या जब उसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाती है तो उसके रिवर्सल के लिए हम देते हैं एफिड्रीन। इसलिए इसको मैंने तो नहीं कह रही, इसलिए इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसने और जो ड्रैब है उसने इसको इसकी कैटेगरी में रखा है, लोकल एनेस्थीसिया की कैटेगरी के अंदर, इन एसेंशियल मेडिकल लिस्ट 2018। तो ये जो इसके इंट्रावीनस इंजेक्शन होते हैं वो हाइपोटेंशन को ट्रीट करते हैं एनेस्थीसिया के अंदर, और ये मल्टीपल एलर्जी कंडीशन के अंदर भी, और ब्रोंकस अस्थमा की भी इसकी ट्रीटमेंट होती है। और एफिड्रीन के नेजल स्प्रे और ओटीसी मेडिसिन के तौर पे, ये डिस्कंजेस्टेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। उसके बाद इसकी
पैल्सी भी इसकी ये इंडिकेशन है। नेक्रोपैल्सी ऐसी कंडीशन को कहते हैं जब कोई पेशेंट सोया होता है और उसका जो ब्रेन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता और वो स्लीप पैरालिसिस टाइप की कंडीशन में चला जाता है, उसको हम नेक्रो पैरालिसिस, इसको नेक्रोलेप्सी कहते हैं। उसके बाद मैनेस्थीसिया ग्रेविस एक ऐसी ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसके अंदर जो हमारी बॉडी की एंटी बॉडीज होती हैं वो हमारी बॉडी के ही सेल्स को, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारी बॉडी के ही सेल्स को डैमेज करती हैं हमारी ये एंटीबॉडीज। इस कंडीशन को हम एनेस्थीसिया ग्रेविस कहते हैं। और डिप्रेशन, डिप्रेशन का तो सबको पता है, जब हाइटन स्टेट ऑफ एंजाइटी उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। और एडम स्ट्रोक सिंड्रोम ऐसी कंडीशन होती है कि जब हमारी जो बॉडी होती है वो हम फेंट फील करते हैं बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ द रिदम्स इन हार्ट, या हमारा अगर किसी पेशेंट का कार्डिक ब्लॉक हो जाए तो उसकी भी कंडीशन के अंदर पेशेंट फेंट करता है क्योंकि उसके जो ब्रेन होता है वहां तक ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से नहीं पहुंचती, तो इसको हम एडम स्ट्रोक सिंड्रोम कहते हैं। सर्विस लेवल कैटेगरी की बात की जाए तो सेकेंडरी टर्शियरी हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है क्योंकि ये एडिनर्जिक एगोनिस्ट है, इसलिए हाई अलर्ट मेडिकेशन में यूज होता है। इसकी दो के थेराप्यूटिक विंडो ज्यादा है, लेकिन अगर इसकी डोज में थोड़ी बहुत ज्यादा हो जाए तो इससे पेशेंट की डेथ या उसको लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज भी आ सकते हैं। और थर्ड नंबर पे ये शेड्यूल ई की ड्रग है क्योंकि ये एफिड्रा अल्कोलाइड्स है। शेड्यूल ई ड्रग उस ड्रग को कहते हैं कि जो पंजाब ड्रग रूल्स 2007 के अंदर शेड्यूल ई के अंदर आए और ये पॉइजन कैटेगरी के अंदर आती हैं, और इनको अगर किसी फार्मेसी में रखा हो तो उसको लोग के अंदर रखते हैं जिसके अंदर केसीएल आता है, जिसके अंदर एट्रोपिन्स आती हैं, जिसके अंदर डेटूरा आती हैं। ये तमाम ड्रग्स जो मैं बता रहा हूँ ये सारी शेड्यूल ई की है। ये इसी तरह ये जो एफिड्रीन है ये भी एफिड्रा अल्कोलाइड्स के अंदर आती है और ये भी शेड्यूल ई की ही ड्रग है, और इसकी जो 1% से ज्यादा अगर कॉन्सेंट्रेशन होगी तो ये पॉइजनस हो सकती है ह्यूमन बॉडी के लिए। इसलिए इसको भी अगर आप फार्मेसी पर रखना चाहते हैं तो इसको आपको चाहिए कि आप इसको लॉक के अंदर रखें। अब हम इसकी डोजेज की बात करते हैं। जो एडम स्ट्रोक सिंड्रोम है उसके अंदर इसकी आईएम और सबक्यूटेनियस डोज 25 mg टू 50 mg इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस दिया, और आईवी में 5 mg टू 25 mg ये आईवी एडमिनिस्टर है, और इसको स्लोली एडमिनिस्टर करते हैं एट द रेट ऑफ 5 to 10 एंड में उसको 5 से 10 मिनट के बाद इसको रिपीट भी किया जा सकता है दोबारा जरूरत हो। अडल्ट डिप्रेशन के अंदर जो है इसको आईएम इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस 25 to 50 mg, और आईवी के अंदर भी सिमिलरली 5 mg टू 25 mg। ये नॉर्मली तकरीबन सभी की डोजेस जो है वो सेम है। उसके बाद एनेस्थीसिया ग्रेविस के अंदर भी बिल्कुल वही आईएम 25 to 50 mg आईएम, और सबक्यूटेनियसली आईवी में भी 25 to 50 mg पर 25 to 5 to 25 mg आईवी। उसके बाद इसके पेरेंट्रल जो नेक्रोप्लेसी नार्कोलेप्सी है इसके अंदर भी 25 to 50 mg आईएम और सबक्यूटेनियसली, और जो आई है उसमें 5 mg to 25 mg आईवी एडमिनिस्टर 5 to 10 मिनट्स बाद उसको रिपीट करेंगे। अगर हम इसकी हाइपोटेंशन डोज की बात करें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा यही हम जो है डिस्कस करना चाहते हैं और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी इनिशियल डोज की बात करें तो ये 5 to 10 mg आईवी बोलस का मतलब होता है कि आप एक ही बार उसको स्लोली एडमिनिस्टर नहीं करते, आप उसको एक ही बार वेन के अंदर फुल प्रेशर से 1 to 2 मिनट्स के अंदर उसको दे देते हैं और उसको कहते हैं आईवी बोलस देते हैं 5, और ये इसकी इनिशियल डोज होती है 5 to 10 mg आईवी बोलस। और एडिशनल बोलसेस जो से हैं अगर रिक्वायर्ड भी हो तो उनको हमारी टोटल जो डोज है वो 50 mg से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। सबक्यूटेनियस या आईएम के अंदर 25 to 50 mg, और आईवी में जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ 5 to 25 mg अगर हमें बाद में इसकी जरूरत पड़े तो ये इसकी हम डोज होंगी। तकरीबन सबकी डोज ही सेम ही है। उसके बाद एक्यूट अस्थमा के अंदर भी 25 to 50 mg आईएम और सबक्यूटेनियस, और आईवी में 5 mg to 25 mg आईवी। और इसी तरह अगर हम इसकी ओरल डोज की बात करें तो ओरल में 12.5 to 25 mg orally after every 24 hours,
अगर हम इसके और ओरल डोज की बात करें, और इस अगर हम उसकी मैक्सिमम डोज की बात करें तो वो 150 mg पर डे होती है। पेडियाट्रिक जो उसके अंदर पेरेंटल जो है उसमें 0.5 mg पर केजी टू या 16.7 mg पर मीटर स्क्वायर ऑफ बॉडी सरफेस ऑफ IM। ये फार्मूलाज डिफरेंट होते हैं, उसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं कि बच्चे का बॉडी जो बॉडी मीटर स्क्वायर एक सरफेस एरिया कितना है, उस हिसाब से इसको फिर एडमिनिस्टर किया जाता है। वो डिफरेंट फार्मूलाज फार्मासिस्ट के डॉक्टर्स इसको कैलकुलेट करते हैं और साइमल्टेनियसली आफ्टर एवरी 24 to 6 आवर्स। ये जितनी भी मैंने एडम स्ट्रोक सिंड्रोम हो गया या मेनिस्थीसिया ग्रेविस हो गई या एक्यूट अस्थमा हो गया, उसके अंदर तकरीबन मिलती जुलती ही जो एक्यूट अस्थमा उसके अंदर तो खैर डिफरेंट है, लेकिन जो बाकी इससे पहले थी जिनमें नेक्रोलैप्सी थी और बाकी मेनिस्थीसिया ग्रेविस था, तो उसके अंदर तमाम के अंदर जो है ये डोजेज पैरेंटल यही है। यही मैंने बात इसमें लिखी है कि जो प्रीवियस डिजीजेस थी ये देख लें आप, जिसके अंदर ये हाइपोटेंशन आ जाती है। हाइपोटेंशन तो नहीं होती बच्चों का, नेक्रोपैल्सी मेनिस्थीसिया ग्रेविस और डिप्रेशन वगैरह, ये सब के अंदर डोज यही रहेगी 0.5 mg per kg या 16.7 mg per meter square of the surface area of IM surface area IM of intramuscularly subcutaneously 24 to 6 hours। तो अगर हम इसकी एक्यूट अस्थमा की बात करें तो एक्यूट अस्थमा की जो है ओरल डोज वो 12 ईयर्स या उससे ओल्डर जो बच्चा होगा उसके लिए होगी 12.5 mg to 25 mg ओरल, जो इससे 12 ईयर से ज्यादा का बच्चा होगा आफ्टर एवरी 4 आवर। अब मैं इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये डॉक्टर्स ये जो हमने डिजीज डिस्कस की जिसमें एडम स्ट्रोक सिंड्रोम है, मेनिस्थीसिया ग्रेविस है, नेक्रोलैप्सी है, डिप्रेशन है, ये तमाम इसके एफेड्रीन के ऑफ लेबल यूजेस हैं। इन तमाम को FDA ने प्रूव नहीं किया। ये ऑफ लेबल ही जो डिफरेंट स्टडीज और रिसर्चेस कंडक्ट हुई हैं उनकी बेसिस के ऊपर ये है, लेकिन इनको FDA ने प्रूव नहीं किया। इसमें सिर्फ हाइपोटेंशन को और अस्थमा के जो यूजेस हैं उसको FDA ने प्रूव किया है। तो ये यहाँ पे आपको बात बताना बहुत जरूरी था कि सिर्फ हाइपोटेंशन को जो मेडिसिन दी गई है उसको FDA ने प्रूव किया, और जो अस्थमा की मेडिकेशन है उसको FDA ने प्रूव किया। एडम स्ट्रोक सिंड्रोम, नेक्रोलैप्सी, एनेस्थीसिया ग्रेविस, डिप्रेशन और ये बाकी जो थी इन सब को FDA ने प्रूव नहीं किया। लेकिन ये क्योंकि बताना जरूरी था, ये आपके ऑफ लेबल यूजेस हैं, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें जाए तो डोजेज को है वो ब्लड प्रेशर गोल्स के अकॉर्डिंगली हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। 25 mg पर ml रिक्वायर्ड डिल्यूशन होती है बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको हम 25 mg पर ml को डिल्यूट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से 5 mg पर ml के हिसाब से। तो और इसी तरह हम विड्रॉ करेंगे 50 mg या 1 ml फ्रॉम वाइल एंड डिल्यूटेड विद 9 ml ऑफ 0.9% नॉर्मल सलाइन और 5% डेक्सट्रोज वाटर टू obtain dilution of 5 mg per ml। यानी कि हम 1 ml लेंगे 50% और उसके अंदर हम 9 ml जो है नॉर्मल सलाइन या डेक्सट्रोज वाटर को ऐड करेंगे, और इसी तरह ये जो सोल्यूशन होगी ये 50 या 5 mg पर ml होगी। यही उसको एडमिनिस्ट्रेशन में बताया गया कि आपने उसको डाइल्यूट करना है 50 mg पर ml वाली को, उसको डायरेक्ट नहीं दे देना। उसके बाद अगर हम इसकी आईवी कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाए तो इसको जब हमने आईवी इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है एडमिनिस्टर करनी है तो ये 50 mg पर ml के हिसाब से ही होगी। अगर हम इसकी डेक्सट्रोज कंपैटिबिलिटीज की बात करें तो डेक्सट्रोज 5% के साथ, डेक्सट्रोज 10% के साथ, इनके लैक्टेट के साथ और हाफ नॉर्मल सलाइन और नॉर्मल सलाइन के साथ भी इसकी कंपैटिबिलिटी निकलती है। स्टोरेज की बात करें तो इसकी स्टोरेज 25 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 15 to 30 तक इसको एडजस्टेबल समझा जाता है, लेकिन जो आइडियल रूम टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं वो 25 डिग्री है वहाँ तक। और ये जो सा है
इसको कार्टन के अंदर ही रखना चाहिए जब तक इसको यूज़ नहीं कर सकते। और अगर हम इसको हमें सिर्फ सिंगल टाइम यूज़ करना चाहिए, और जो इसके अनयूज पार्ट है जो हम जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे, अगर इंजेक्शन बच जाते हैं या मेडिसिन बच जाती है तो उसे हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए। इसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। कॉन्ट्राइंडिकेशन हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरटेंशन, क्रोनिक आर्टरी डिजीज, प्रोस्टैटिक हाइपरट्रोफी, क्लोज एंगल ग्लूकोमा, इन इनके ट्रीटमेंट के लिए भी जो ये जब ये किसी पेशेंट को कंडीशन हो तो इसके अंदर इसको नहीं देंगे। हाइपरटेंशन क्योंकि ये ब्लड इंक्रीज कर देती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देती है इस वजह से। और जो क्रोनिक आर्टरी डिजीज है वो भी इसी वजह से कि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक और पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट होता है। और जो प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है वो भी इस वजह से कि ये जो अल्फा बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर इसका एक्शन होता है। ग्लूकोमा भी इसी वजह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो जो इसकी रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन है कैन रिजल्ट इनटू टॉलरेंस एंड टैकाफ्लेक्सिस। अच्छा, अब मैंने जैसा कि पहले कहा था कि मैं बताऊंगा कि टॉलरेंस और टैकाफ्लेक्सिस क्या होती है। टॉलरेंस होती है कि आप अगर किसी पेशेंट को एक मेडिसिन दे रहे हैं तो आप उस पेशेंट को फॉर इंस्टेंस 6 मंथ्स हो गए उसको मेडिसिन यूज करते हुए, तो उसी मेडिसिन को उसी इफेक्ट को दोबारा अचीव करने के लिए उसकी डोज को इंक्रीज करना पड़े, इसको कहते हैं हम टॉलरेंस। जबकि टैकाफ्लेक्सिस ये होता है कि अगर कोई पेशेंट है उसको हमने मेडिसिन दी 5 mg, लेकिन उसके ऊपर उस 5 mg का इफेक्ट हमने उसको हमने उसको 8-10 दिनों बाद दोबारा से वही मेडिसिन दी 5 mg विद, या हम उसको रेगुलर दे रहे हैं, तो अचानक से उसके ऊपर वो जो डोज हम दे रहे हैं 5 mg एक्यूटली उसके ऊपर वो जो हमने उसको डोज दी 5 mg वो इनफेक्टिव हो जाए, उसको ज्यादा ज्यादा जो है मेडिसिन की जरूरत पड़े, तो इस कंडीशन को हम टैकाफाइलेक्सिस कहते हैं। जो एक्यूट टॉलरेंस जिसे हम कहते हैं वो टैकाफाइलेक्सिस है। और इसकी वजह जो होती है वो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट होती है। तो जब रिसेप्टर स्टेप अप हो जाते हैं तो वो किसी भी ड्रग को इफेक्ट करने के लिए, या स्टेप अप डाउन हो जाते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द ड्रग, तो वो ड्रग का जो इफेक्ट है वो टॉलरेंस या टैकाफ्लेक्सिस की सूरत के अंदर निकलता है। और इसी तरह ये जो पेशेंट है वो उसके ऊपर उसका ड्रग का इफेक्ट नहीं हो जाता और वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ये प्रिकॉशन इसका ये है कि टॉलरेंस और टैकाफ्लेक्सिस हो सकती है। और इसका जो सेकंड प्रिकॉशन है वो ये है कि हाइपोटेंशन को कम करने के लिए, यहाँ हाइपोटेंशन से बचाने के लिए एफेड्रीन के जो एफेड्रीन है ये हाइपोटेंशन को प्रिवेंट जरूर करती है, लेकिन ये हाइपोटेंशन का ट्रीटमेंट नहीं है। ये इसका सेकंड प्रिकॉशन है। इस बात का मतलब ये है कि अगर कोई पेशेंट है उसको हाइपोटेंशन है तो आप उसे एफेड्रीन देंगे, वो उसका जो है वो ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो उसकी हाइपोटेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई पेशेंट है उसको मुसलसल हाइपोटेंशन रह रही है और आप चाहते हैं कि उसको एफेड्रीन ही दें और एफेड्रीन का वो रेगुलर यूज करें तो उसकी हाइपोटेंशन जो सी हाइपोटेंशन वो ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। और उसकी वजह ऊपर वाली जो प्रिकॉशन है उसके अंदर बता दी गई है कि टॉलरेंस और टैकाफ्लेक्सिस की रीजन है जिसकी वजह से ये ट्रीटमेंट या हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए तो नहीं दे सकते, लेकिन हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए जरूर दे सकते। अब हम इसकी अगर LD50 की बात करें तो 785 mg पर kg इन रैट्स है, ये लिखना शायद मैं भूल गया हूँ। तो माइस के अंदर 785 mg पर kg इसकी LD50 है। इसका मतलब है इस डोज पे 50% ऑफ दी रैट्स मर जाते हैं। और इसके बाद अगर हम इसके टॉक्सिसिटी साइन की बात करें तो इसका बेसिक टॉक्सिसिटी साइन हाइपरटेंशन है और एंटीडोट पेरेंट्रल एंटी हाइपरटेंसिव है, जिसके अंदर आपका ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड आ जाता है और हाइड्रालिजीन आ जाता है जो आपके वैसोडाइलेटर्स होते हैं। तो ये पेरेंट्रल एंटी हाइपरटेंसिव जो होते हैं ये इनके एंटीडोट है। प्रेगनेंसी कैटेगरी सी है, यूज ना करे तो बेहतर। लैक्टेशन के अंदर भी अवॉइड करना ही से बेहतर है। अगर हम इसके इंटरेक्शंस की बात करें तो एफेड्रीन के 197 ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन है, 32 मेजर इंटरेक्शन है, 152 मॉडरेट इंटरेक्शन है, 13 माइनर इंटरेक्शन है। और एग्जांपल्स में आता है फ्लोक्सिटीन, एपिनेफ्रीन और ब्यूप्रोपिनोन,
भी इसके इंट्रैक्शंस के अंदर आता है। एडवर्स इफेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो एडवर्स इफेक्ट हमने नोजिया वोमिटिंग है, जो कार्डिक डिसऑर्डर्स के अंदर ट्रैकीकार्डिया, पाल्पेशंस, थ्रम्पिंग हार्ट, रिएक्टिव हाइपरटेंशन, उसके बाद ब्रैकीकार्डिया, उसके बाद वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स, हार्ट रिदम्स और रेट की वायरेबिलिटी, उसके बाद जो नर्वस सिस्टम के ऊपर इसके डिसऑर्डर्स है उसमें डिजीनेस है, और जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है उसमें रेस्टलेसनेस है। और अगर हम इसके ब्रांड नेम्स की बात करें तो एफिड्रा, एफी एफिरिन और वैसोप्रेसर इसके जो से हैं वो ब्रांड नेम्स हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 5 mg और 50 mg के अंदर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 30 mg में ही अवेलेबल है। तो इसलिए ये इनके ड्रग्स के अमाउंट के वाइज है, और ये 30 mg की टैबलेट्स होती हैं और ये 30 mg का इंजेक्शन होता है वैसोप्रेसर। रेफरेंसेस की बात की जाए तो एफडीए की वेबसाइट, ड्रग बैंक, पबकैम, drugs.com, मेडस्केप और फार्मा गाइड से मैंने ये सारा डाटा कलेक्ट किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि मोस्ट प्रोबेबली प्री मेडिकेशंस होंगी, जो कि इसमें ऑपरेशन के दौरान दी जाती हैं। थैंक यू। If you like our content, press like button and turn on notification to get more updates.